नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बरों ख्याल में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम आज के इस प्रोग्राम में दिन भर जो ख़बरें गश्त में रहीं, ट्रेंडिंग रही और जो अहम ख़बरें हैं उस पर उसको आपके सामने पेश करेंगे और उस पर तबसरा करेंगे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं अयोध्या से। अयोध्या में जहाँ पर मंदिर की तामीर की तकमील की याद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भगवा परचम लहराया और भगवा परचम लहराते हुए एक तकरीब मुनक्किद हुई वहाँ पर, जिसमें गवर्नर जो है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के अलावा अहम खबर ये रही कि उस तकरीब में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत भी शरीक रहे। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। जिस जैसा ये देखिए, बड़ा जो है तामझाम देखा गया है और बहुत बड़े पैमाने पे इसकी तशहीर की गई है। और जो है ये जैसे कि जो है मंदिर की तकमील की जो है अलामत के तौर पे ये रस्म अदा की जाती है, भगवा परचम लहराया जाता है। और जो है इस मौके पे वज़ीर आज़म मोदी और जो है आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत दोनों वहाँ पे जो है मतलब एक परचम लहराने के लिए दोनों ने साथ मिलके बटन दबाया जी। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उस परचम को जो है लहराया गया, मंदिर की जो है बुलंदी पे कलश पे लहराया गया था। तो वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म मोदी और जो है मोहन भागवत दोनों ने मिलकर लहराया। फिर इस मौके पे जो है एक ख़िताब भी किया, तकरीर भी की दोनों ने। और अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदियों पुराना ख्वाब को जो है पूरा हुआ और सदियों पुराने घाव जी भी अब मुंदमिल होंगे। ये वज़ीर आज़म का देखिए, आप किस तरीके की ज़बान में, वहीं पे आपकी बात तकमील होने के बाद मैं उधर ही आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि क्या 10 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा जो है परचम वहाँ पर लहराया गया, क्या वज़ीर आज़म को ये ज़ेब देता है कि इस तरीके की ज़बान जो है, आप क्यों ये भूल रहे हैं कि आपने आइन पर हलफ लिया है और आपके लिए तमाम मज़ाहिब, तमाम अक़वाम के जो मतलब उनके एहसासात और जज्बात हैं उनका एहतराम करना जो है वज़ीर आज़म पर लाजमी है। उसके बावजूद भी अगर वज़ीर आज़म इस मुल्क का वज़ीर आज़म अगर किसी मजहबी तकरीब में शिरकत करते हुए इस बात को दोहराता है, इस बात की ऐलान करता है, इस बात को बयान के तौर पर पेश करता है कि वहाँ पर मतलब मुंदमिल जो है, सदियों पुराने घाव जो है वो अब मुंदमिल होंगे, तो मैं तो ये समझता हूँ सज्जाद साहब के, देखिए उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हैं और दीगर रियासतों में, गुजरात में भी इंतखाबात है। इंतखाबात के पेश नज़र इस तकरीब को इतने बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया है। जी बिल्कुल, यकीनन एक सीधी बात है कि इन्होंने मज़हब को भी अब जो है सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले से ही बीजेपी का ये वतीरा है, बीजेपी का एजेंडा ही है। बीजेपी की सारी सियासत जो है वो मजहब पर होती है, मगर अफसोस ये है कि बीजेपी की मदद करने वाली सियासी जमातें, जिसमें एनडीए जो एनडीए गठबंधन बना है, वो उसमें जो है जनता दल यूनाइटेड है, उसमें तेलुगु देशम है, आंध्रा से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और ये दो बड़ी सियासी जमातें, छोटी बड़ी सियासत, रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके चिराग पासवान उनके बेटे जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है। रामविलास पासवान की अगर आप पूरी सियासत का जायजा लें तो उनकी सियासत सेक्युलरिज्म पे रही, और चंद्रबाबू नायडू जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा सेक्युलर लीडर के तौर पर पेश करते रहे। फिर नीतीश कुमार को अगर हम ले लें तो ये भी जो अपने आप को एक बहुत बड़े सेक्युलर लीडर की हैसियत से उन्होंने अपने आप को पेश किया है। मगर अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके की मजहबी बात करते हैं, इस तरीके का किसी दूसरे मजहब के लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं, उसके बावजूद भी ये सेक्युलर जमातें खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का जो है यहाँ पे माहौल बनाया गया था और जिस तरीके से देखिए मरहलावार जो है, आप इससे पहले आपको याद होगा कि इलेक्शन से 1 महीना पहले अचानक जो है वज़ीर आज़म मोदी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मुनाकिद करते हैं और जो है मतलब एक मूर्ति को इस्तादा करने की, जो है मूर्ति में जो है रूह फूकने की मतलब मजहबी जो मामला है, नस्ब करने का मामला है, तो वो जो है मूर्ति नस्ब करने की रस्म इलेक्शन से पहले जो है करते हैं।
आम इंतखाबात से पहले 2024 उसके बावजूद वज़ीर आज़म मोदी को जो है जिस तरह की अक्सरियत, देखिए उस वक्त नारा लगाया था बीजेपी ने, अब की बार 400 पार का नारा लगाया और इनका टारगेट भी था। इन्होंने पूरी कोशिश की और उसी तसलसल की एक कड़ी के तौर पे वहाँ पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो है तकरीब मुनक्किद की गई। देखिए इस तकरीब जो इलेक्शन के पस मंज़र में मुनक्किद की गई थी तो वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल देखा गया था और वहाँ के जो साधु संत हैं अयोध्या के, जो बरसों से जो है वो राम मंदिर या फिर वहाँ जो है अपने मंदिरों में जो है वो पूजा करते आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक मंदिर मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक मूर्ति इफ्तादा नहीं की जा सकती। जी। उन्होंने कहा था कि ज़ेर तामीर मंदिर में मूर्ति की इस्तादगी एक तरीके से जो है ये हतक होगी, ये मंदिर की जो है इंतखाबात के लिए किया गया अमल, उजलत में किया गया, जल्दबाजी में किया गया और इंतखाबी फायदा उठाने के लिए किया गया, इस तरीके की बातें अपोजिशन की जानिब से भी लगी और साधु संतों के जो भी बयानात है वो बयानात भी निकलकर सामने आए। तो यकीनन देखिए सियासी फायदे के लिए अगर आप इस हद तक गिरेंगे और अपने आप को अगर अक्सरियती तबके का लीडर होने की अगर आप ऐलान करेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म से, तो फिर दीगर मज़ाहिब के लोग जो इस मुल्क में रह रहे, जो जिसका हिंदुस्तान उतना ही है जितना दीगर मतलब अक्सरियती तबके का है, तो फिर उनके जज्बात को जो ठेस पहुंच रही है और उसके बामुताल्लिक़ भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, जिसकी उम्मीद कम है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया गया, जिस तरह से जो है लोगों को बुलाया गया, आरएसएस के सरबराह मौजूद थे स्टेज पे, मोदी मौजूद थे और वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और इन तीनों को खिताब का मौका दिया गया और इन तीनों ने भी अपने खिताब में, देखिए आरएसएस के सरबराह ये कह रहे थे कि जो है वो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ नाम गिनवाए और दिलचस्प बात यह है कि एल के अडवाणी का नाम जिन्होंने जो है राम मंदिर की तहरीक की जो है बुनियाद रखी थी 90-80 की दहाई में, उनका नाम जो है नहीं लिया गया, दानिस्ता जो है उनका नाम का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने तहरीक कराई, जो है इसमें पेश थे, उनके ख्वाब आज पूरे हुए हैं। वो इस तरह की बात वो कर रहे थे आरएसएस सरबराह। और वज़ीर आज़म का जो है जो बयान था, जो बात थी, वो बड़ी जो है यकीनन देखिए चुपती हुई बात उन्होंने की कि सदियों पुराने घाव पूरे हुए हैं। ये क्या बात थी? ये तो जो है काबिल एतराज़ बात हम कह सकते हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है, मुल्क का वज़ीर आज़म जो है इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के एहतराम का जो है पाबंद है, वो मुल्क का वज़ीर आज़म अगर इस तरह की बात करता है, इस तरह के जो है, देखिए आस्थाएँ अपनी जगह हैं, मजहबी, देखिए इस मुल्क में हर शख्स को उसके मज़हब के मुताबिक जो है इबादत करने की पूरी आज़ादी हासिल है, लेकिन अपने मज़हब, अपनी इबादत और अपनी राह और रसूम के दौरान में अगर किसी दूसरे को जो है तनक़ीद का निशाना बनाने की आप कोशिश करते हैं, तो फिर ये आप सीधे मानों में जो है इस मुल्क के आइन की नफ़ी कर रहे हैं। जिस मुल्क के आइन पे हाथ रख के आपने जो है हलफ उठाया है, इक़्तिदार में आए हैं और जो है इक़्तिदार में जमे हुए हैं, आइन के मुताबिक ही तो आप इक़्तिदार में जमे हुए हैं अभी तक। पोलराइजेशन की सियासत जो है, एक तरफ आप ये कहते हैं कि अक़लियतों की आवभगत जो है वो कांग्रेस कर रही है, और दूसरी तरफ ये कहा ये अमली तौर पर जो है आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है आप करते हैं, मज़हब की बुनियाद पर आप फिर दोबारा बीजेपी जो है अपनी गिरती हुई साख को, बीजेपी अपनी कमज़ोर होती हुई सियासत को, बीजेपी अपनी कमज़ोर पड़ते हुए इक़्तिदार को, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 2024 के आम इंतखाबात से कबल प्राण प्रतिष्ठा रखने के दौरान उसके बाद इंतखाबी मुहिम में बीजेपी ने नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार, मगर जो है वो सुकड़ कर 240 पर सिमट गई थी। तो वो जो हालात पैदा हुए, तो दोबारा अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए अगर इस कदर अगर गिरी हुई सियासत करने की कोशिश करती है बीजेपी, तो यकीनन इस मुल्क का आइन अभी बाकी है, ज़िंदा है, जमहूरियत इस मुल्क में अभी ज़िंदा है, बाकी है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी का जो ये प्रचार है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, मुझे यकीन है उत्तर प्रदेश में इसी बुनियाद पर जो बीजेपी है पूरा इलेक्शन लड़ेगी, पूरा इलेक्शन जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर
मंदिर की तामीर की तकमील का मामला हो, ये तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़ेगी। उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन एजेंडा रहेगा या फिर दीगर रियासतों में जो इलेक्शन एजेंडा रहेगा वो दलितों के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर नहीं रहेगा, और मतलब खवातीन के साथ असमत रेजी के पेश आने वाले वाक़यात की रोकथाम पर नहीं होगा, गरीबी दूर करने के ऊपर नहीं होगा, बेरोजगारी दूर करने के ऊपर नहीं होगा। अगर होगा तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो इंतखाबी हरबा रहेगा, इंतखाबी हिकमत अमली रहेगी, वो राम मंदिर और अयोध्या पर रहेगी। मैं आपको बता दूं, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी 2024 के आम इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वाराणसी से बहुत कम वोट मिले इस मरतबा, और अयोध्या से बीजेपी ने शिकस्त हासिल की। और दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीब में अयोध्या के एमपी को नहीं बुलाया गया। वो जो आवाम के चुने हुए नुमाइंदे थे, अयोध्या के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे थे, उनको कोई दावतनामा नहीं भेजा गया और जो है वहाँ पे उनकी एंट्री भी नहीं थी। तो ये जो है बीजेपी का रवैया है। आप देखिए, अब आप अगर वो आ जाते तो फिर हकीकत जो है अयोध्या की आवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जो मतलब सबक सिखाया है उसकी वो अक्कासी हो जाती वहाँ पे उनकी मौजूदगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक है और उनकी मौजूदगी वहाँ पर जो है बीजेपी की हकीकत जो है वो खोल कर रख देती। तो नाज़रीन, सारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कराया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बहुत सारी रियासतों से शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं और बहुत सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जिनको नामजद किया गया था, मुकर्रर किया गया था SIR के लिए, वो उनके खुदकशियों के वाक़यात भी मंजर आम पर आ रहे हैं। मगर एक खबर मध्य प्रदेश से ये निकल कर आई थी कि वहाँ पर BLOs के असिस्टेंट के तौर पर, उनके मावनीन के तौर पर जो है कुछ लोगों का तकर्रुर अमल में लाया गया था। उनका ताल्लुक RSS और दीगर भगवा तंजीमों से है। इसका एतराफ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया है और करते हुए जो है उसको अपनी गलती बताई है और वो जो है उनको वहाँ पर निकालने का जो है अमल शुरू हो गया है। जो मावनीन है BLOs के मध्य प्रदेश में, उनको निकालने का, जिन पर एतराज़ जताया जा रहा था, उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल देखिए, ये बात अब इससे क्या जो है मतलब लिया जाए, सीधी सी बात है। देखिए, जिस तरीके के इल्जामात अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे हैं वो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में वो सच होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो मामला मंजर आम पर आ गया वहाँ पर चौकसी अख्तियार की गई, वहाँ पर रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से चौकसी अख्तियार की गई, अपोजिशन की जानिब से तो चौकसी अख्तियार की गई, मंजर आम पर आया। ऐसे कई वाकयात बिहार में हुए होंगे जो मंजर आम पर नहीं है। बिल्कुल ऐसे देखिए, खुले हो सकता है, माजरत चाह रहा हूं मैं, हो सकता है राजस्थान में भी वो हो रहे होंगे, गुजरात में भी SIR चल रहा है, वहां पर भी इस तरीके के वाकयात रोनुमा हुए होंगे जो मंजर आम पर नहीं है। बिल्कुल देखिए, कितनी जो है ये यहाँ पे हालात हो रहे हैं। देखिए, गुज़िश्ता शब भी आपको याद होगा कि कोलकाता में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर BLOs ने एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने कहा कि एक तो हम पे काम का दबाव है, दूसरा हमें जो निशाना दिया गया है इतने कम अरसे में वो निशाना पूरा करना नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि हम पे इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, इस दबाव में हम काम नहीं कर सकते। तो ये जो है BLOs वहाँ पे जो है धरना दिए बैठे थे कि बीजेपी के कारकुन वहाँ पे पहुँच जाते हैं, हंगामा होता है, हाथापाई होती है, मारधाड़ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर पुलिस को वहाँ पे मुदाखलत करनी पड़ती है। तो ये जो सूरत हाल है, एक जानिब तो काम का दबाव उन पर मुसलसल बनाया जा रहा है। उनको मतलब ये कि जो नामुमकिन है, BLOs का कहना है कि जो नामुमकिन है वो करने को हमसे कहा जा रहा है और फिर हमें डायरेक्ट किया जा रहा है, हमें हिदायत दी जा रही है कि इसमें आपको ये करना है, नाम कैसे निकालने हैं, नाम कैसे रखने हैं, क्या नाम रखने हैं, क्या निकालने हैं। मतलब ये कि उन्हें इस बात की हिदायत दी जा रही है कि उन्हें किसके नाम निकालने हैं और किसके रखने हैं। मतलब ये शफाफियत या फिर दयानतदारी पे मबनी काम नहीं है, बल्कि ये एक ही एजेंडा है कि जहाँ जहाँ वो लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उनके जो है नाम हटाए जाएं, जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट जाते हैं। अब देखिए, वोटिंग मशीनों में जो है छेड़छाड़ की बातें की जा रही थी, तो अब जो है एक दूसरा पहलू निकल कर आ रहा है। इसी पहलू की बुनियाद पर बहुत सारी धांधलियां हुई। 70 लाख वोट जो है वो बिहार में SIR के चलते निकाले गए, फिर अचानक से 40-45 लाख वोट शामिल किए गए
फिर 10-10 हज़ार रुपये खवातीन, 60 लाख खवातीन के अकाउंट में रास्त 10-10 हज़ार रुपये जमा कराए गए। इस तरीके के धांधलियों के ज़रिए से बिहार के इलेक्शन लड़ा गया, फिर उसके नताइज भी बरामद में निकल कर आए। वहाँ पर अपोजिशन को, ख़ास तौर पर इंडिया ब्लॉक को करारी शिकस्त का सामना करा। उसके वजूहत जो है वो ऐसे लग रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरीके का वाक़या पेश आया है, BLOs के असिस्टेंट के तौर पर जो है RSS के कारकुनों को और मावनीन के तौर पर RSS के कारकुनों को, दूसरी भगवा तंजीमों के कारकुनों को शामिल करना जो है एक साजिश का हिस्सा, इसको यकीनन समझा जाएगा। इस किस्म की साजिश की जा रही है SIR के ज़रिए से कि देखिए कि वोटर का नाम हज़फ कर दिया जाए। वो वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका नाम निकाल दिया जाएगा, वो वोटर जो बीजेपी को वोट देगा उसका नाम रखा जाएगा। इस तरीके की साजिश वो कर रहे हैं। और जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने वो पूरी लिस्ट जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की जिसमें नाम शामिल है। उसके बाद ही सारा हंगामा हुआ और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कबूल किया कि वो भारी मिस्टेक है और उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। इसी तरह गुजरात में भी SIR का काम चल रहा है। गुजरात में भी जो है BLOs पे प्रेशर है कि काम को पाए तकमील को पहुंचाने के लिए जिस तरीके का दबाव है। आए दिन गुजरात से भी BLOs के खुदकशियों की इतलात मौसूल हो रहे हैं। मगर अब एक खबर ये आई है कि एक BLO जो है 26 साल नौजवान अपने घर के बाथरूम में वो मुर्दा पाया गया, तो उसकी तहकीकात हो रही है। इसको खुदकशी का नाम तो नहीं दिया गया है, मगर पुलिस किसी भी किस्म का दावा पेश करने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में जो है एक BLO का अपने ही घर के बाथरूम में मुर्दा पाया जाना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सूरत की जो है मुलाजिम थे, और जाहिर सी बात है कि जो है सरकारी मुलाजिमीन और जो है बल्दिया के मुलाजिमीन, स्कूल के टीचर्स को जो है इस काम के लिए लगाया जा रहा है। BLO के बूथ लेवल जो है इस काम के लिए जो है बूथ लेवल अफसर के नाम पे उनको भेजा जा रहा है। तो यहाँ 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, बाज़ाब्ता बयान जारी किया था खड़गे ने, जो सदर कांग्रेस हैं, उन्होंने कहा था कि केरला में 2 लोगों के अमवात की खबर आई थी, आपको भी याद होगा, 1 हफ़्ता पहले, कि काम के दबाव से परेशान होकर दोनों ने खुदकुशी कर ली। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2-3 जो है खबरें हम तक पहुंच रही हैं खुदकुशी की, वरना ऐसे दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। केरला, तमिलनाडु, मगरिबी बंगाल, गुजरात से ये मुसलसिल खबरें मौसूल हो रही हैं। बिल्कुल, दर्जनों जो है खबरें आई हैं, और उनका कहना था कि उन पे बहुत दबाव बनाया जा रहा है, काम का बहुत दबाव उन पे है, बहुत प्रेशर है, और फिर उनको जो है कुछ मखसूस हिदायतें दी जा रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो है एक तरीके से जो है मेंटल डिस्टर्बेंस बोलिए आप, मेंटल हरासमेंट हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो मेंटल हरासमेंट हो रहा है, देखिए आमतौर पे खुदकशी के वाक़यात जो होते हैं मेंटल हरासमेंट की वजह है, ज़हनी तनाव, हरासानी की वजह से ही होते हैं। तो ये उन्होंने कहा था कि दर्जनों जो है वाक़यात हुए हैं, हम डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस ने कहा था। अब इन खड़गे के दावों के बीच अभी एक जो है गुजरात से एक और वाक़यात सामने निकल के आया है। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, गुजरात में BJP की हुकूमत है, क्या रिपोर्ट आती है देखिए, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात से हक़ाइक़ की पर्दापोशी होगी और सच्चाई जो है वो आवाम तक आने नहीं दी जाएगी। तोड़ मरोड़ कर जो है वो जो सच्चाई है वो आवाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस तरीके का यकीन है, इस तरीके के तवक्कुआत है, क्योंकि गुजरात में ये पहला वाक़या नहीं है कि किसी BLO की मौत हुई है पुरस्कार तरीके से और अचानक से ऐसा कोई वाक़या। इससे कबल भी जो है BLOs के खुदकशी के वाक़या जो है गुजरात से मंजर आम पर आए हैं और इत्तलात उसकी भी मौसूल हुए और हम अपने नाज़रीन तक वो पहुँचाते रहे। यहाँ पर अहम बात यह है कि BLOs के ऊपर इस तरीके का ज़हनी दबाव डाला क्यों जा रहा है, किसकी हिदायत पर हो रहा है, क्या देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हर रियासत में उसका अमला मौजूद नहीं है।
वहाँ जहाँ पर भी इंतखाबात होते हैं वहाँ पर ये देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है या तो असातिज़ा को अपॉइंट करता है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को अपॉइंट करता है इलेक्शन इंतखाबात के लिए, और जो ऑब्जर्वर्स बनाए जाते हैं वो दीगर रियासतों से ऑब्जर्वर्स को मुतय्यन किया जाता है हल्के वारी सतह पर। अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास अमला खुद का नहीं है और किसी दूसरी रियासत में किसी सरकारी अमले का वो इस्तेमाल कर रहा है और वो सरकारी अमला इस कदर हिरासा वो परेशान है कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो रहा है, तो इसका जो दबाव है वो रियासती हुकूमतों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ रहा है। देखिए, रियासती हुकूमत पे दबाव पड़ेगा, ये अपनी जगह है। बीएलओ खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं, ये भी जो है एक हकीकत है। इन सारे हक़ाइक़ के बीच में क्या बीजेपी के मक़ासद कुछ और हैं? क्या इलेक्शन कमीशन जो दावे कर रहा है कि हम जो है शफ़ाफ इलेक्शन के लिए जो है ये एफआईआर करवा रहे हैं, क्या फ़िलवाक़ी इसमें जो है दयानतदारी है इलेक्शन कमीशन की? और फिर इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम कैसे किया जाएगा, ये सवाल जो है यहाँ पैदा हो रहे हैं। देखिए, गुज़िश्ता शब जो धरना दे रहे थे वहाँ पे कलकत्ता में बीएलओस, उनकी हिम्मत इसलिए हुई कि वहाँ पे जो है रियासती सरकार बीजेपी की नहीं है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इतना बड़ा प्रेशर का काम इतने कम टाइम पे हम नहीं कर। उन्होंने कहा कि एक एक दिन में लाखों जो है वोटर्स को कवर करने को हमसे कहा जा रहा है। उनका कहना है कि फार्म इतना बड़ा है, इतने सवालात हैं फार्म में, इतना सारा कुछ जो है फार्म फिल करना है हमको, इतने सवालात वोटर से करने हैं। एक एक वोटर के पास जाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा चाहिए, और आपसे तवक्को एक की जा रही है कि आप एक दिन में 1 लाख आदमी को कवर कर लेंगे। तो ये नामुमकिन है। वो कह रहे हैं कि नामुमकिन है, इसको मुमकिन हो ही नहीं सकता है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और जो है इलेक्शन कमीशन ज़बरदस्ती हमसे कह रहा है कि आपको ये करना है, हर हाल में करना है, वरना आपके ख़िलाफ़ जो है जो कार्रवाइयाँ जो होती हैं, जो डिपार्टमेंटल जो है कार्रवाइयाँ होती हैं, वो की जाएंगी। इस तरह की धमकियाँ, देखिए मैं वही तो कह रहा था सज्जाद साहब, इस तरीके की धमकियों के दरमियान में, इस तरीके के दबाव के दरमियान में रियासती हुकूमत का जो अमला है, हाँ वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो या फिर महकमे तालीम का हो या फिर PWD से भी आते हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट से भी मुतय्यन किए जाते हैं, तो ये अमला है रियासती हुकूमत का, या उसका अपना अमला है, जो कई ओहदेदार हैं जो इन महकमों में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं और बेहतर अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। तो इनकी मौत या इनकी ज़हनी हिरासानी या इनकी परेशानी में इजाफे की वजह से इसका जो बोझ है वो रियासती हुकूमत के उन महकमों पर पड़ेगा जो महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे मुसलसिल ये इल्ज़ाम लगा है कि वो शफाफियत से काम नहीं ले रहे हैं। उसके कई शवाहिद जो है वो मंजर आम पर भी आए, बिहार में उसका नतीजा भी हमने देखा। ज्ञानेश कुमार इस कदर शिद्दत के साथ जो है वो पूरे मुल्क में SIR कराने की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ज्ञानेश कुमार पर किस किस्म का दबाव है? क्या ज्ञानेश कुमार अपने रिटायरमेंट के बाद के जो फ्यूचर मुस्तकबिल है, उनका कैरियर है, उसको सिक्योर करने के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये अचानक क्यों शुरू किया गया? बिहार से शुरू हुई और बिहार में ही कह दिया गया था कि ये तो ट्रायल है, अब हम आगे पूरे मुल्क में कराएंगे। बिहार में कराया गया। बिहार में बार बार अपोजिशन कह रही है कि 70 लाख जो है वोट काटे गए हैं लिस्टों से, और उनको इंक्लूड करने में कितना अर्सा लगेगा किसी को अंदाज़ा नहीं है। और इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे देखिए बीजेपी की हुकूमत थी, सीधी सी बात है, नीतीश कुमार बीजेपी दोनों ने मिलकर वहाँ पे हुकूमत चलाई, इसलिए वहाँ पे कितना SIR के नाम पे कितने लोग काटे गए, कितनों को निकाला गया, कितनों को जो है लिस्ट में शामिल किया गया, ये सारी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से दबा दी गई, बाहर नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद जब प्रेशर बना, सरकार ने मंजर आम पर लाने का काम किया इसको, और ना इलेक्शन कमीशन ने। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन भी ये तमाम सवालात पर खामोशी अख्तियार, मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए था। ये सबसे बड़ी बात यही है दबी साहब कि इलेक्शन कमीशन मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रहा है। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जब जब राहुल गांधी ने इस मसले को उठाया, डेटा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मीडिया के सामने डेटा के साथ ये बात रखी कि SIR के नाम पे धांधलियाँ हो रही हैं, तो फौरी तौर पे जो है
उसके दिफा में या उसको मुस्तरद करने के लिए ज्ञानेश्वर राव जो है वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैदान में आ गए। हत्ता कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जबकि इलेक्शन कमिश्नर का काम या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम इस तरह के मामलात में खुद मैदान में आने का नहीं है, लेकिन वो खुद मैदान में आ गए। उन्होंने राहुल गांधी के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, बल्कि धमकी दी कि उनको 8 दिन के अंदर इस सिलसिले में जो है डिटेल सबूत माफी मांगना पड़ेगा तमाम। उसके बाद से फिर जो है उसके बाद फिर ज्ञानेश कुमार गायब हो गए। राहुल गांधी फिर 2 से 3 मरतबा जो है शवाहिद के साथ वो पेश हुए, मगर ज्ञानेश कुमार की दफा में जो है बीजेपी के तर्जुमान मंजर आम पर आ गए और बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो मंजर आम पर आ गए। टेलीविजन चैनलों पर उस पर बहस होने लगी। देखिए कमाल ये है सज्जाद साहब, टेलीविजन चैनलों पर SIR की मुखालिफत में जो तहरीक चल रही है उस पर बहस हो रही है, मगर टेलीविजन चैनलों पर इस बात पर क्यों बहस नहीं हो रही कि मध्य प्रदेश में BLS जो है के असिस्टेंट मावरीन के तौर पर RSS के कारकुनों को, RSS के लीडरों को शामिल किया गया है। ये टेलीविजन चैनलों पर इस बात पर क्यों बहस नहीं हो रही है कि BLOs जो है वो खुदकशी कर रहे हैं काम के दबाव में। इस तरीके के अवामी मसाइल पर टेलीविजन चैनलों पर बहस नहीं हो रही है। बहस अगर हो रही है तो फिर उसी बात पर हो रही है कि राहुल गांधी ने यह गलत कहा। देखिए, हर चीज़ को जस्टिफाई करने का जो मीडिया का रवैया है, ख़ास तौर पे हम नेशनल मीडिया की बात करेंगे कि वो हर गलत चीज़ को जिस ज़ोर और शोर के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस क़ुव्वत के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है इसको हम सीधे ये कह सकते हैं कि गैर महसूस तौर पे वो जमहूरियत को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। जमहूरियत को देखिए, आने वाले दिनों में अब तो वक्ती तौर पे हो सकता है किसी का फ़ायदा हो रहा हो, फ़ायदे की बुनियाद पे वो सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो है इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के निज़ाम को, इस मुल्क के सिस्टम को घिन की तरह खा जाएगा। ये जो है सोचने वाली बात। देखिए, जमहूरियत और इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म, इस मुल्क के आइन से 70 सालों तक RSS और RSS के मानने वालों का कोई लेना देना नहीं रहा। ये बात आम है कि RSS ने अपने हेडक्वार्टर पर कभी हिंदुस्तानी परचम नहीं लहराया, ये बात आम है, मगर RSS से हिंदू अपने हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान का परचम नहीं लहराने पर उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं किया गया। मगर मदरसे में, अगर स्कूल में मदरसे में जन गण मन के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अगर कोई मतलब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मुस्लिम नौनिहाल पढ़ते हैं, तो उन पर सवाल किया जाता है हुब्बुल वतनी का। तो ये हुब्बुल वतनी का जो एक नैरेटिव बनाया गया है वो काबिल तशवीश है। और RSS और BJP से आप मुल्क के आइन की हिफाजत, मुल्क के जमहूरियत की हिफाजत, मुल्क के सेक्युलर जो उसकी छवि है उसकी हिफाजत की तवक्को आप ना करें तो बेहतर है सज्जाद साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे फैसले BJP की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में लिए जा रहे हैं जो आइन से सीधा उन फैसलों का तसादुम है। अभी देखिए आप, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ट्रिपल तलाक जैसा मामला जो है अदालत में मंजूर हो गया था, उसके बाद फैसला आ गया था। कसरत अज़दवाज पर जो है आसाम हुकूमत ने एक बिल जो है वो उसमें असेंबली में, आसाम की असेंबली में पेश किया है। ये बिल उस वक्त पेश किया गया जब जुबीन गर्ग जो है उनकी मौत पर असेंबली में बहस चल रही थी, और बहस जब शिद्दत अख्तियार की तो वॉकआउट किया कांग्रेस ने, दीगर जो अपोजिशन लीडरान हैं, MLA अरकान असेंबली पार्टियां, उन्होंने वॉकआउट किया। इनकी अदम मौजूदगी में इस बिल को मंजूरी दी गई, पेश किया गया है असेंबली में। बिल्कुल, देखिए ये जो है बहुत ही तशवीशनाक बात है कि कुछ भी हो जाओ, किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को घेरने का जो काम किया जा रहा है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमान, देखिए सीधी सी बात है कि शरीयत में मुदाखलत के काम जो है BJP की हुकूमतों में हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। अब देखिए, कसरत अज़दवाज का जो मामला है ये सीधा मुसलमानों की शरीयत से जुड़ा मामला है। जैसे कि आपको याद होगा कि इससे पहले जो है एक कानून बनाया गया था, तो उसमें एक रियासत गालिबन जो है उत्तराखंड की जानिब से, या फिर जो है BJP की एक रियासत में कानून बनाया गया था, या फिर आसाम ही की बात होगी कि उसमें कानून बनाया गया था
यही कसरती अजदवाज यूसीसी का जो मामला था यूनिफॉर्म सिविल कोड के यूनिफॉर्म मुनासिबत सिविल हवाले कोड से का, जी, उत्तराखंड में इस काम को अंजाम दिया गया। अंजाम दिया गया था। तो लेकिन उसमें ये कहा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कुछ वहाँ के कबायली हैं, वहाँ के जो है जो मतलब कबाइल हैं उन पे लागू नहीं होगा, मुस्तस्ना है उनके, वो मुस्तस्ना है। इसी नौइयत का मामला ये आसाम में भी जो है देखने में आया है। आपने हमने इस पे बात की थी, आपको याद होगा उस वक्त भी जब ये काबीना में ये मंजूर हुआ था कि हम जो है इसको असम्बली में पेश करेंगे इस बिल को, तो तब उस बिल में जो कंडीशन थे उसमें एक कंडीशन ये था कि ये वहाँ की जो कबाइल हैं आसाम के जो मखसूस कबाइल हैं वो इससे मुस्तस्ना रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आप निशाना बना रहे हैं, वही तो बात, सीधा टारगेट मुसलमान है। वही तो बात हो रही है सज्जाद साहब कि जो बीजेपी है या बीजेपी की ज़ेरे इक़्तिदार रियासतें या मरकजी हुकूमतें किसी ना किसी तरीके से आप मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाने के ऊपर लगे हुए कि मुसलमान इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी हैं, उन्हें हक़ रायदही से महरूम करने की साजिशें की जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उनके घरों को मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है, उनसे रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, हमने देखा उत्तर प्रदेश में क्यूआर कोड का मामला लगा दिया गया, हलाल फूड खाने का, हलाल खाने के मुतालिक वहाँ पे कानून नाफिज किया गया। तो इस तरीके के इक़दाम जो है उन्हीं रियासतों में हो रहे हैं जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। एक आखिरी खबर है, मुख्तसर तरीके से इसको पेश करना ज़रूरी है। एक राह चलते तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर की जद में आकर 9 बेहाता एक लड़की जो है, दुल्हन जो है, वो मौत हो गई है, उसके हादसा हो गया। 24 साल की जब अपने शौहर के साथ वो जा रही थी 2 पहियों की गाड़ी पर, 2 व्हीलर पर, तो एक बरख रफ्तारी से आने वाले ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मारी और वो मौके पर हलाक हो गई। तो ये जैसा कि हम मुसलसिल कह रहे हैं कि रोड सेफ्टी के मामलात में शहरी इंतज़ामिया को, रियासती इंतज़ामिया को हसासियत इख्तियार करने की ज़रूरत है। नागहानी वाक़यात में जो है मज़लूम लोगों की जाने जा रहे हैं। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अर्साल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।